दोस्तों नमस्ते। आज पृथ्वीराज चौहान की ये अंतिम क्लास रहेगी और इसी के साथ अजमेर के चौहान मैं लगभग कंप्लीट आज आपको करवा दूंगा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जो चीजें प्रतियोगी परीक्षा के रूप में पूछी जाती है वो ही मैं डिस्कशन करूंगा। बाकी पृथ्वीराज चौहान पर बताने के लिए एक लंबा इतिहास है, विस्तार से 2 या 3 क्लास में कंप्लीट होता है और वो मैं करवा भी सकता हूँ। परंतु एक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या उपयोगी है और कम समय में आधा घंटे या 40 मिनट की क्लास में मैं कवर करने का पूरी कोशिश करूँगा। उसकी विजय अभियान हो या फिर उसके जो उसकी जो गलत नीतियाँ थी रही होगी जिसके कारण वो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा-सा डिस्कशन उसके राज कवियों के बारे में करेंगे। थोड़ी-सी चर्चा उसकी मृत्यु को लेके जो अलग-अलग मत है विद्वानों के, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो आज के पृथ्वीराज चौहान के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। जो विद्यार्थी आज इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि 5 क्लास इसकी हो चुकी है। कितनी क्लास हो चुकी है? 5 क्लास इसकी हो चुकी है। ठीक है। वो ये छठी क्लास है और ये चौहान अजमेर और सांबर के चौहानों की अंतिम क्लास रहेगी। ठीक है। अच्छे से आप इनको समझने का प्रयास करना और प्रश्न क्या कहता है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो चीज आप अच्छे से देखने का प्रयास करना। ठीक है। पहला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज द्वितीय के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही? छोटी परीक्षाओं में हर बार यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे उसका इसका जन्म 1167 ईस्वी में अहिल पाटन में हो। अहिल पाटन, ठीक है, ये आप याद रखना, ये बहुत उपयोगी प्रश्न है। ये स्थान कहाँ पे है? ये गुजरात में है, अहिल पाटन। ठीक है। अहिलवाड़ भी इसको कहा जाता है। तो इसका जन्म 1167 ईस्वी में अहिल पाटन में हुआ था। ये कहाँ पे है? गुजरात। इसके पिता सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी। ठीक है ना। कर्पूरी देवी किसकी पुत्री थी ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने ये चीज कंप्लीट बताई थी कि कलचूरी नरेश, उस नरेश का नाम बताना है जिसकी ये कर्पूरी देवी पुत्री थी। ठीक है। इसको 11 वर्ष की आयु में 1177 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। ये बहुत उपयोगी लाइन है। अभी हाल ही परीक्षाओं में ये प्रश्न यहाँ से बना था कि पृथ्वीराज चौहान कितनी वर्ष की आयु में राजा बना था, ये प्रश्न बना था। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, ये वास्तविक आयु कितनी है? 11 वर्ष से याद रखना। आगे एक और चीज है जिसके बारे में तो वहां मैं आपको बताऊंगा। यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि 1177 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था और इसकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष थी। ठीक है। प्रारंभिक समय में माता कर्पूरी देवी शिक्षिका के रूप में शासन संचालन किया था। यह भी लाइन बहुत उपयोगी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जब पृथ्वीराज चौहान अवयस्क था तो इस अवस्था में उसकी शिक्षिका कौन थी? तो उसकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। ये नाम भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी भी आपको रखनी जरूरी है। आप सिर्फ उसके युद्ध ही मत याद करो, उसके नागा अर्जुन के विरुद्ध, भंडारनाकों के विरुद्ध महोबा की विजय या फिर गुजरात के भीमदित्य की संघर्ष, वो चीजें आपको याद करनी जरूरी है या नहीं है, परंतु ये चीज आपको याद करनी जरूरी ही है। ठीक है। तो सोमेश्वर पिता, माता कर्पूरी देवी, 11 वर्ष की आयु में ये राज्याभिषेक हुआ था और इसकी शिक्षिका का नाम था, इसकी माता इसकी शिक्षिका थी। ठीक है। बेसिक प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, बहुत उपयोगी प्रश्न है। आप मान के चलो, इस प्रश्न को आप स्टार लगा के मान के चलना। और इस प्रश्न को मैंने अभी एक दिन पहले ही टेलीग्राम पे ये चीज डाली थी, कंप्लीट ये चीज डाली थी कि पृथ्वीराज तृतीय के अवयस्क अवस्था में गठित संरक्षण परिषद का सदस्य नहीं था। आपकी किताबों में ये टॉपिक दिया ही नहीं होगा ना, परंतु जब हम ऑथेंटिक किताब पढ़ते हैं प्रॉपर, जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने किताब पढ़ी थी तो उसमें ये नाम दे रखे थे। इस परिषद का पूरा विवरण दे रखा था। इसका अध्यक्ष कौन था, इसमें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, इसमें सेनापति किसे नियुक्त किया गया, तो सारी चीज मैं आपको यहाँ कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। आप अच्छे से इनको समझने का प्रयास करें। नहीं पूछ रहा, ठीक है। कर्पूरी देवी,
तो ये क्या थी, इसकी अध्यक्ष थी। याद रखना, ये आप चीजें आप जरूर नोट कर लेना। कर्पूरी देवी ये माता भी थी और इस परिषद की कहूं मैं आपको कि ये अध्यक्ष भी थी। ठीक है, ठीक है। कैमास, याद रखना कैमास कौन था, प्रधानमंत्री था। याद रखना, इस मंत्री परिषद में इस संरक्षण परिषद में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, कैमास को बनाया था। कैमास का नाम ऐसे भी नहीं मिलता, कदम्बस, कदम्बस भी नाम मिलता है। ये था अहिर वाटिका, अहिर वाटिका दाहिमा राजपूत, दाहिमा राजपूत। ये बहुत उपयोगी प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कहाँ का था, तो अहिरवाटी, अहिरवाटी पड़ता है लगभग के पंजाब वाले क्षेत्र में, याद रखना। ठीक है, तो ये दाइमा राजपूत था, अहिरवाटी का था, और इस संरक्षण परिषद में ये क्या था, ये प्रधानमंत्री था। ठीक है। भुवनमल, एक और चीज रखना, भुवनमल कौन था, सेनापति था, सेनापति था। भुवनमल कौन था, सेनापति था। कर्पूरी देवी कौन थी, इस परिषद की अध्यक्ष थी, और मल्लिका अर्जुन भी सदस्य था। याद रखना, कैमास, कैमास को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ये भी चीज आपको याद रखनी। स्कंद, स्कंद भी इसका सदस्य था, परंतु प्रताप सिंह का हमें नाम कहीं भी नहीं। ठीक है, तो प्रताप सिंह का आपको नाम इसमें कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रताप सिंह बहुत उपयोगी है, जब आगे जाके इसका प्रश्न आएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया था, तो वहां ये प्रश्न आपके बनेगा। ठीक है, इस परिषद का प्रताप सिंह सदस्य नहीं था, तो ये नाम आप जरूर दिमाग में रखना, और ये नाम आपके याद नहीं भी होना, तो ये 3 नाम आप जरूर दिमाग में लेना। कर्पूरी देवी इसकी अध्यक्ष थी, भुवनमल इसको सेनापति बनाया गया था, और कैमास या कम्बास को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मल्लिका अर्जुन और स्कंद भी इसके सदस्य माने जाते थे। तो ये मेरे अनुसार पृथ्वीराज चौहान के लिए सबसे कोई उपयोगी कोई प्रश्न अगर परीक्षा में बनता है, आगे नया प्रश्न बनेगा, तो ये सबसे बेस्ट प्रश्न होगा। ठीक है, आपको जरूर इसको याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, ये अहिरवाटी पंजाब वाला क्षेत्र है, और ये दाहिमा राजपूत ये माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब ये प्रश्न आता है, बहुत बार विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर प्रश्न पूछ ले कि राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक आपको पूछ लेना तो 1177 है, याद रखना, 1177 इसका राज्याभिषेक है, याद रखना, राज्याभिषेक। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्याभिषेक पूछ ले तो ये डेट याद रखनी है, और 11 वर्ष की आयु याद रखनी, 11 वर्ष की आयु। ठीक है, प्रश्न कह रहा है पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष अपने शासन के काम काज को अपने हाथों में लिया था। अपना शासन का काम काज पहले कौन संभाल रहा था, वो संरक्षण परिषद संभाल रही थी। अब पृथ्वीराज चौहान ने अपना कार्यकाल, अपने शासन का सारा संपूर्ण काम किस वर्ष इसने हाथ में लिया, तो वो 1178 है, याद रखना, 1178 जब काम काज हाथ में लिया। परंतु राज्य अभिषेक कब हुआ था, 1177 में हुआ था, और इसकी आयु कितनी थी, 11 वर्ष। ठीक है, तो दोनों आप कभी भी कंफ्यूजन मत होना, ये प्रश्न आप कभी भी गलत मत करना, इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको दिमाग में रहे, कोई परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो जो आपका अभ्यास किया हुआ होता है तो वो चीजें वहां क्लियर हो जाती। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो, आपके किताबों में आपको जब भी पृथ्वीराज चौहान की विजय पढ़ो ना, पृथ्वीराज चौहान की विजय पढ़ो तो इसका क्रम आप स्टार लगा के याद कर लेना। इसका क्रम, नागार्जुन की विजय, भंडारनाकों का दमन, महोबा की विजय, फिर भीमदित्य के साथ वेमन्य, और उसके बाद में फिर गढ़वाल वंश के जयचंद के साथ संघर्ष, फिर तराइन के युद्ध आते हैं। तो ये क्रम आपको दिमाग में रखना है, मैं क्रम वाइज ही प्रश्न करवा रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने वाला। तो ये विजयों का क्रम कहीं पूछ लेना तो विजयों का क्रम आप जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ ना। अब पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है 1178।
ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहले शासक बनते ही क्या करता है, सबसे पहले शासक बनते ही वो क्या करता है, गुड़गांव का युद्ध लड़ता है। गुड़गांव के युद्ध में 1178 में पृथ्वीराज चौहान ने कैमास की मदद से किसको पराजित किया था? कैमास यहाँ कौन था? प्रधानमंत्री, याद रखना। कैमास यहाँ कौन था? यह प्रधानमंत्री था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब कह रहा है कि गुड़गांव के युद्ध में किसको पराजित किया था? सहयोग करने वाला कौन था? ये कैमास था। ये प्रश्न बना है, ये प्रश्न बना था कि नागार्जुन के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसने की थी? ये प्रश्न बना था। तो ये कैमास ने सहायता की थी, ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, अब हराया किसको था? ऑप्शन में दो नाम है, बहुत उपयोगी है, एक अपरगंगे है, एक नागार्जुन है। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा? नागार्जुन होगा। ये अपरगंगे का क्या था? छोटा भाई था, याद रखना, छोटा भाई था। अपरगंगे का ये नागार्जुन छोटा भाई था, और इसने अपरगंगे ने भी विद्रोह किया था, याद रखना। अपरगंगे ने विद्रोह किया था सोमेश्वर के काल। किसके काल में? सोमेश्वर के काल में विद्रोह किया था। तब सोमेश्वर ने वो उस विद्रोह को दबा दिया था, परंतु अब उसके बाद में नागार्जुन ने भी विद्रोह किया था, और नागार्जुन को पूर्णतः दमन करने वाला कौन था? वो पृथ्वीराज चौहान था। और वो डेट याद रखना 1178। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गुड़गांव का युद्ध। ये स्टार लगा अपने कॉपी में, ये नोट कर लेना। ये नागार्जुन को पराजित किया था, और ये मतलब पहली विजय, ऐसा भी मान सकते हैं कि पृथ्वीराज का पहली विजय अभियान किसके विरुद्ध था? वो नागार्जुन के विरुद्ध था। ठीक है, सहायता करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? कैमास था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, नाम जरूर नागार्जुन दिमाग में आप रखना। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न। भंडानकों का दमन पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष किया, जो मथुरा, भरतपुर, अलवर के क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे? ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा है कि किस चौहान शासक के काल में भंडानकों का अंतिम रूप से दमन किया गया था? ये प्रश्न आया था। तो उसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान हो सकता है, फिर या पृथ्वीराज, ऑप्शन में हो तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस वर्ष भंडानकों का दमन किया? तो वो हो जाएगा 1182। कब हो जाएगा? 1182 में इसने भंडानकों का दमन किया था। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। मैं कंप्लीट क्रम वही मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न मेरे अनुसार स्टार लगा कर अपने कॉपियों में नोट कर लेना आप, है ना। ये देखो, पृथ्वीराज की महोबा विजय 1182 के बारे में कौन सा कथन सही है? जब भी हम पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं ना, तो पृथ्वीराज चौहान का जो महोबा की विजय थी वो हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है। इसलिए मैंने 4 या 5 चीजें ऐड की है। इससे बार ना ही आपको कुछ पढ़ना है और ना ही आपको कुछ जानना है। ठीक है, कहानियां पढ़नी है अलाउद्दीन के बारे में, तो वो आप पढ़ते रहना। मेरा काम है कि एक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी क्या है वो चीज मैं बताने का प्रयास करूंगा, और मैंने कंप्लीट आपको इस मैटर में ये चीज मैंने डाल दी। ठीक है, तो महोबा की विजय, सबसे पहले तो महोबा की विजय, या फिर कह सकते हो कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, या फिर कह सकते हो बुंदेलखंड की विजय, बुंदेलखंड की विजय भी कह सकते हो, महोबा की विजय भी कह सकते हो, तुमुल का युद्ध भी कह सकते हो। आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको इतना याद जरूर आपको याद में, कब 1182 में ये युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर चंदेल शासक परमार्दी देव शासन कर रहा था। स्टार लगा के हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज के समकालीन परमार्दी देव किस वंश का शासक था। हर बार परीक्षा में पूछते हैं, तो वो चंदेल है। और शासक कौन था? परमार्दी देव यहाँ शासन कर रहा था। ठीक है, आक्रमण करने का कारण पृथ्वीराज के जख्मी सैनिकों को मारना था। ये आपको कहीं किताबों में आपको नहीं मिलेगा, गाइडों में।
सॉरी, गाइडों में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो पृथ्वीराज क्या करता है, 1882 में भंडारनाकों को क्या करता है, दमन करता है। ठीक है, दमन करता है। ये लगभग दिल्ली के आसपास के फैले क्षेत्रों में थे। दिल्ली के क्षेत्रों में ये जाति, भंडारनाकों की जाति वो फैल रही थी और राजस्थान में वो आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। अब पृथ्वीराज चौहान उनका जब दमन करने गया, दमन करने के बाद जब वापस आता है ना, दमन करने के बाद जब वापस अपने अजमेर की ओर आता है, तो वो बीच में जो था ना, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, लौटती हुई सेना, जो पृथ्वीराज के जो जख्मी सैनिक थे उनको मार दिया था। किसने मार दिया था? परमार्दी देव चंदेल ने मार दिया था। तो आक्रमण का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है। कहीं कोई परीक्षा में अगर कंसेप्ट का प्रश्न पूछ लेना तो यह चीज आप जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, पृथ्वीराज ने नारायण नामक स्थान पर अपनी सेना का डेरा डाला था। ये भी बहुत उपयोगी है, ये स्थान आप जरूर दिमाग में रखना। नारायण नामक स्थान पर पृथ्वीराज ने अपनी सेना का डेरा डालता है। ठीक है, इस समय परमार्दी देव का सेनापति मलखान था। ये आपकी किताबों में किसी भी किताब में ये चीज नहीं है, परंतु याद रखना आला और उद्दल इसके सेनापति नहीं थे। सेना नायक थे परंतु सेनापति नहीं थे। याद रखना, कोई परीक्षा में पूछ ले कि महोबा के युद्ध में परमार्दी देव का सेनापति कौन था, तो सेनापति याद रखना मलखान था। कौन था? मलखान था। इस युद्ध में चंदेल शासक के सेना नायक आला और उद्दल मारे गए थे। होता क्या था कि ये आला और उद्दल क्या थे, इस परमार्दी देव से नाराज थे और ये कहां पर रहते रहे थे? ये रह रहे थे कन्नौज। कन्नौज में ये निवास कर रहे थे। गढ़वाल वंश के शासक कहते हैं कि वहां पर ये कन्नौज में निवास कर रहे थे। और जब इनको पता चला कि हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है तो इन्हें अपना स्वाभिमान जागा और अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए इन्हें युद्ध में भाग लिया, परंतु आला और उद्दल मारे गए थे। ठीक है, तो आला और उद्दल मारे गए थे, यह भी याद रखना स्टार लगा के। इस संघर्ष को तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध को तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। ये अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन हो जाती है कि तुमुल का युद्ध किसके मध्य हुआ था। विद्यार्थी बहुत चक्का हो जाएगा ये प्रश्न सुन के, इसलिए आपको दिमाग में रखना है। गुड़गांव का युद्ध नागार्जुन के विरुद्ध हराया था और तुमुल का युद्ध परमार्दी देव चंदेल शासक को हराया था। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है? चंदेल वंश परमार्दी देव शासक था। जख्मी सैनिकों को मारने के कारण पृथ्वीराज ने आक्रमण किया था और पृथ्वीराज ने नारायण नामक स्थान पर अपनी सेना का डेरा डाला। परमार्दी देव का सेनापति कौन था? मलखान था। और आला और उद्दल दोनों यहाँ मारे गए थे। इस युद्ध को तुमुल का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इतना कर लोगे ना, इतना कंसेप्ट आप कर लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस समझने वाली बात है और समझना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा पर्सन, बेस्ट पर्सन है मेरे अनुसार पृथ्वीराज के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो, हमने महोबा को जीत लिया और महोबा पर हम अधिकार भी कर लेते हैं। तो अधिकार करने की कहते हैं कि पृथ्वीराज की महोबा विजय की पुष्टि कौन सा अभिलेख करता है? महोबा विजय की पुष्टि कौन सा अभिलेख करता है? तो ये भी प्रश्न मेरे अनुसार अच्छा उपयोगी बन सकता है। जब महोबा की बारे में हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो फिर एक दो लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, मदनपुर शिलालेख। कौन सा शिलालेख? मदनपुर शिलालेख पृथ्वीराज की महोबा विजय की पुष्टि करता है। ये आपको नाम जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, ये देखो, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज ने महोबा विजय के बाद, पृथ्वीराज ने, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, पृथ्वीराज ने महोबा विजय के बाद अपने किस विश्वास पात्र को वहां पर सामंत के रूप में अधिकारी नियुक्त किया था? ये राजस्थान की मैं कहता हूं कि आरपीसी का सबसे फेवरेट पर्सन है। हर बार परीक्षा में पूछते हैं कि महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज ने वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो ये सबसे इजी पर्सन है, वो है पंजुन राय। कौन है? पंजुन राय को यहाँ पर इसको नियुक्त किया गया था। कहां पर नियुक्त किया गया था?
महोबा में नियुक्त किया गया था, अपने प्रतिशासक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न, यह लगभग परीक्षाओं में आता ही आता है। अब देखो एक और अच्छी जानकारी आप समझना प्रयास करना, जैसे महोबा की विजय पढ़ी है ना, वैसे ही आपको ये चीज याद करनी। ठीक है, चौहान चालुक्य के संघर्ष के बारे में कौन सा कथन सही? चौहान और चालुक्यों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। और मैं बताऊंगा कि नागौर का युद्ध ये प्रश्न बन सकता है, तुमुल का युद्ध किसके मध्य हुआ ये प्रश्न बन सकता है, गुड़गांव का युद्ध किसके मध्य हुआ ये प्रश्न बन सकता है। और अब तीसरी हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद करनी है, चौहान और चालुक्यों के संघर्ष के बारे में। चालुक्य कहते हैं, चालुक्यों का लगभग शासन कहाँ था? गुजरात में। कहाँ था? गुजरात। ठीक है, इस समय चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय था। ये तो आपको स्टार लगा के नोट कर लेना है, क्योंकि अभी तक परमार्दी देव तक प्रश्न पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? प्रश्न पूछ लिया है कि पृथ्वीराज के काल में चंदेल वंश का शासक कौन था। ठीक है, वैसे ही यहाँ चालुक्य वंश का शासक पृथ्वीराज के काल में भीमद्वितीय था। ठीक है, दोनों को मध्य संघर्ष का कारण आबू के परमार शासक सलक की पुत्री इंछनी थी। इंछनी थी, यह भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इंछनी देवी से विवाह करना चाहता था भीमद्वितीय, जबकि इंछनी देवी किससे प्रेम करती थी या किसकी वीरता से प्रभावित थी? तो वो प्रभावित थी पृथ्वीराज से। ठीक है, तो दोनों के मध्य संघर्ष का यह कारण माना जाता है। ठीक है, इंछनी देवी, ये ऐसा नाम भी मिलता है आपको, इंछनी देवी। इंछनी देवी, ठीक है, ये आबू के परमार शासक सलक की पुत्री थी। सलक, यहाँ कहीं कहीं नाम मिलता है जैतर सिंह, ये भी नाम मिलता है। ठीक है, तो आपको दिमाग रखना, मुख्यतः नाम तो हमें सलक ही मिलता है। ठीक है, तो सलक की पुत्री थी और दोनों के मध्य संघर्ष का ये कारण था। ठीक है, इंचनी देवी की इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज से विवाह करूं, परंतु भीमद्वितीय का एक ऐसा विचार आया होगा कि मैं भी शादी कर सकता हूँ। ठीक है, 1184 में दोनों के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जो निर्णायक रहा था। स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना, डेट 1184 और किसके मध्य? भीमद्वितीय और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य नागौर का युद्ध। ठीक है, परंतु क्या रहा? निर्णायक रहा। भीमद्वितीय के मुख्यमंत्री जगदेव प्रतिहार की सहायता से दोनों के मध्य 1187 में संधि हुई थी। यह लाइन भी बहुत उपयोगी लाइन है कि भीमद्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संधि कब हुई थी। ये डेट पूछ सकता है, तो 1187 है। और मध्यस्थता कितने की थी? वो जगदेव प्रतिहार ने की थी, और ये किसका था? भीमद्वितीय का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो चालुक्य और चौहानों के संघर्ष की 4 ये लाइन है। इससे बाहर नहीं तो कुछ जानने वाला, और ना ही इससे बाहर कोई जानकारी आपको कहीं और मिलेगी। ठीक है, एक तो शासक जरूर याद रखना, भीमद्वितीय है। संघर्ष का कारण आबू की परमार शासक सलक की पुत्री इंछनी थी, और दोनों के मध्य 1184 में नागौर का युद्ध होता है, और जगदेव प्रतिहार की सहायता से दोनों के मध्य संधि हो जाती है। ठीक है, डेट 1187। युद्ध कब हुआ था? 1184। ठीक है, तो अभी तक 3 या 4 संघर्ष अपन ने पढ़ लिए हैं, और आपको हर विद्यार्थी को पृथ्वीराज के पराक्रम की इन विजयों को जरूर याद करना चाहिए मेरे अनुसार तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये देखो, अब क्या होता है कि गुजरात चालुक्य को भी फ्री कर दिया, और महोबा की विजय भी फ्री हो गया। तो अब क्या होता है कि संयोगिता जो गढ़वाल वंश के जयचंद की पुत्री थी ऐसा मानते हैं, उसकी बहुत सारी कथाएं में चर्चाएं मिलती है कि प्रेम गंधर्व विवाह पृथ्वीराज ने किया था, उसका पुतला लगा के उसके शादी की थी वगैरह वगैरह, जानकारी सारी आपको पता है। और वो ना ही कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, वो मनोरंजन के लिए आपको रोचक लगे इसलिए वो चीजें बताते हैं, बाकी इतना उसका कोई उपयोगिता नहीं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके दृष्टिकोण से एक प्रश्न मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने बना दिया है, आप जरूर याद रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्वान संयोगिता की कथा को कल्पना मानते हुए उसका विरोध करते? ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी समकालीन ग्रंथों में भी हमें यह जानकारी मिलती है इसकी संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम के बारे में। ठीक है, तो 3 ऐसे मत हैं जो तो इस कथा को मानते हैं
और एक मत ऐसा है जो इस सहयोगिता की कथा का विरोध करता है। तो विरोध करने वाले डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर त्रिपाठी। स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना। ये समर्थक है, ये है मानने वाले। कौन है? मानने वाले। कौन किसको मानने वाले? संयोगिता की कथा को मानने वाले अबुल फजल, सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, अब इसका विरोध करने वाले कौन है? एक तो गौरीशंकर ओझा है और एक है डॉक्टर त्रिपाठी। तो ये त्रिपाठी और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा दो नाम आप जरूर दिमाग में रखना है। बाकी आपकी भागवत कथा आपको पता है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा दृष्टिकोण से ये चीज महत्वपूर्ण है और मैंने आपको बता दी। अब देखो, सेम ही चीज है, अभी मैंने नाम बताए हैं और अभी कोई परीक्षा में ग्रंथ पूछ लें कि कौन सा ग्रंथ वर्णन करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सहयोगिता की कथा का उल्लेख नहीं करता है? नहीं करता। आयन अकबरी, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल आपको पता ही है, आयन अकबरी में अबुल फजल इस घटना का वर्णन करता है। पृथ्वीराज रासो में भी करता है, सुरजन चरित में भी मिलता है, परंतु महावीर महाकाव्य में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक तो याद रखना, विरोध करने वाले डॉक्टर त्रिपाठी, गौरीशंकर ओझा, और इस कथा का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है आयन अकबरी, पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित। ठीक है, ये तो समर्थन करने वाले हैं या फिर कथा का उल्लेख करने वाले हैं। अमीर महाकाव्य इसमें कोई उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो, अब क्या होता है, जो मोहम्मद गोरी होता है, गजनवी का शासक होता है, वो पृथ्वीराज के काल में आक्रमण करता है और उसका आक्रमण कहते हैं कि उत्तरी भारत की सत्ता हिल जाती है। बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। आपको सबको बेसिक जानकारी पता है, परंतु एक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न बन जाता है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है और ऐसी शैली के प्रश्न बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य विभिन्न ग्रंथों में अनेक बार युद्ध की घटनाओं मिलती हैं, उनमें से सही पूछा है। मतलब मोहम्मद गोरी और दोनों के बीच में तो मुख्य युद्ध तो हम पढ़ते हैं कि 2 बार, त्रैन का प्रथम युद्ध और त्रैन का द्वितीय युद्ध। अब अलग अलग ग्रंथों में इनकी संख्या बढ़ा चढ़ा के दी गई है कि दोनों के मध्य इतनी बार युद्ध है। तो ये सारे ही आपको सही हैं। ये आपको याद रखना है कि हमीर महाकाव्य में 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, पृथ्वीराज रासो में 21 बार, प्रबंध चिंतामणि में 23 बार, प्रबंध कोश में 20 बार और सुरजन चरित में 21 बार। कहते हैं कि इन ग्रंथों में इतनी बार ये दोनों आपस में लड़े थे। ठीक है, तो आपको एक फैक्ट के रूप में ये सारी चीजें आपको याद करनी है। एक तो पृथ्वीराज रासो का बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज रासो कितने बताता है? 21 बताता है। और एक हमीर का महाकाव्य की आप जरूर याद कर लेना कि कितनी बार बताता है? 7 बार दोनों के मध्य युद्ध की जानकारी देता है। बाकी आपको ये याद कर लेना है, काफी में आप नोट्स जब बना ही रहे हो ना, तो नोट्स में ये चीज एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो मुख्यतः 2 युद्ध ही होते हैं, त्रैन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। त्रैन के प्रथम युद्ध 1191 के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रैन का प्रथम युद्ध शुरू होता है और दोनों के मध्य कहते हैं कि 2 युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय होता है, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की ने कोई तैयारियां नहीं की थी, मौज मस्ती में डूबा हुआ था, तो उसी मौज मस्ती में वो द्वितीय युद्ध हार जाता है। ठीक है ना, तो कुछ कमियां रही थी, अपनी कुछ गलतियां थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान की त्रैन का प्रथम युद्ध उसकी ऐतिहासिक विजय थी। ये भी याद रखा जाता है, उसकी जो कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी विजय थी। ठीक है, ये युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। इस युद्ध का कारण मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद को नाम कहीं मिलता है सर हिंद, ये भी नाम मिलता है। ठीक है ना, तो ये भटिंडा पर अधिकार करना और जियाउद्दीन को नियुक्त करना था, मुल्ला जियाउद्दीन। ठीक है, कौन था? मुल्ला या मौलवी मौलवी जियाउद्दीन। ठीक है, एक तो युद्ध कहां पे हुआ? प्रथम युद्ध वो है हरियाणा के करनाल जिले में, और युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद
ये क्या है, तबर हिंद पृथ्वीराज चौहान की सीमा से लगने वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब जब सीमा से लगने वाले क्षेत्र पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर आक्रमण करके उसको अधिकार कर लेता है, अपना अधिकारी नियुक्त कर देता है, तो वास्तविक में स्वाभाविक है कि अपनी स्वामी भक्ति या ऐसे कहें कि अपना स्वाभिमान जाग गया था, और इसी के कारण ये युद्ध होता है। याद रखना, ये मौलवी जियाउद्दीन, ये आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे नियुक्त किया था। और बाद में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा पर तबर हिंद पर अधिकार करके इस मौलवी को अजमेर कैद करके लाया गया था, ये याद रखना। ठीक है, मोहम्मद गौरी को दिल्ली के गोविंद राज ने बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये प्रश्न कई बार बना है। ये गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान का सामंत था और इसको दिल्ली का शासन सौंपा गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, तो गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था अपने वार से, तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है। इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति खांडे राव था। ये तो आप स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सेनापति गोविंद राय नहीं था, सेनापति कौन था? खांडे राव था। ठीक है, तो इस घटनाक्रम की 3 या 4 लाइनें। एक तो युद्ध कहाँ हुआ? हरियाणा का करनाल जिला था। युद्ध का कारण तबर हिंद पर आक्रमण करना, उस पर अधिकार करना और वहां पर जियाउद्दीन मौलवी को नियुक्त करना, ये घटना का कारण था। और मोहम्मद गौरी को पराजित करने में या कहें कि घायल करने में सबसे बड़ा योगदान था तो वो गोविंद राज था। दिल्ली में इसका ये सामंत था। ठीक है, और पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? खांडे राव। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना ही परीक्षा में पूछा जाता है। और इसकी विजय के बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज हर्षोल्लास में इतना मगन था कि वापस तैयारी ही नहीं कर पाया। जबकि मोहम्मद गौरी हारने के बाद जब गजनी गया था, कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज की ये है कि भागते हुए सैनिकों में आक्रमण नहीं किया। आक्रमण नहीं करने की वजह से सारे सैनिक वहां पर भाग गए। ठीक है, तो वो कथाएं हैं, कथाएं आप पढ़ते रहना, कहीं पे बहुत सारे यूट्यूब पर कथाएं पढ़ाई जाती है, तो आप वहाँ कथाएं आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ और कंप्लीट चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना को किस राजा ने सहायता प्रदान की? यह भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। राजा का नाम तो मुझे कोई किताब में मिला नहीं। आप राजा का नाम अगर कोई किताब में आपको मिला, याद हो, तो आप कमेंट करके सबको जरूर बता सकते हो कि जम्मू के राजा, किताब में इतना ही मिला है कि जम्मू के राजा ने मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना को, घायल सैनिकों को सही करने में मदद की थी। तो ये लाइन किताबों में मिलती। ठीक है, तो आप भी दिमाग में रखना कि जो जम्मू का शासक था, अब शासक का नाम मुझे कहीं नहीं मिला है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि भागती हुई सेना को सहायता किसने की? तो वो जम्मू के राजा ने सहायता की। ठीक है, और तबीयत भी नरम है। अब देखो, प्रथम युद्ध खत्म हो गया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज जीत जाता है, उसकी वो महान विजय है। और महान विजय में वो इतना डूब गया कि वापस तैयारी करनी शुरू नहीं की। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी जाके तैयारी शुरू करता है और वापस वो अपनी सेनाएं लेके आक्रमण करने के लिए वापस करनाल में आ जाता है। ठीक है, गौरी ने कासिम उल मुल्क को अपना प्रथम दूत, फिर दूसरा दूत रुकुनुद्दीन हुज्मा हमजा बनाकर पृथ्वीराज के पास भेजे थे। ये लाइन आप अगर भविष्य में कोई तैयारी करना चाहते हो तो ये लाइन सबसे बेस्ट लाइन। ठीक है, जब गौरी कहते हैं कि सरहिंद पर वापस जब गौरी आया तो वहां पर वो रुका था और रुकने के बाद अपने 2 दूत भेजता है। किताबों में एक दूत का ही वर्णन है, परंतु एक और किताब है जहां मुझे मिला कि 2 दूत इसने भेजे थे। ठीक है ना, पहला दूत था कासिम उल मुल्क का, इसको भेजा था, प्रथम दूत था। फिर दूसरा दूत भेजता है रुकुनुद्दीन हजमा को बनाकर भेजता है। दोनों से एक ही चीज कहकर भेजता है कि या तो फिर हार मान ले और इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम ग्रहण कर ले। ठीक है, इस्लाम ग्रहण कर ले, हार मान ले। परंतु वापस पृथ्वीराज ने अपना प्रत्युत्तर भेजा कि या तो चला जाए या फिर मारा जाएगा। ठीक है, तो ये दूत वाली घटनाएं आप जरूर स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति स्कंद
और उदयराज थे। याद रखना, स्कंद और उदयराज। हार की वजह का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि उदयराज अपनी राजधानी से लेट रवाना हुआ था। ये इसकी हार की सबसे बड़ी वजह माना, क्योंकि ये सेनाएं अपनी 2 या 3 पृथ्वीराज एक थोड़ी सी सेना लेके आगे चला गया था। फिर जब पर पीछे से सेना आई तो सेना आने में क्या हो गई थी, लेट हो गई थी। और वो राजधानी से सेना किसके नेतृत्व में आ रही थी, उदयराज के नेतृत्व में आ रही थी। और सेना का एक दूसरा भाग स्कंद के नेतृत्व में आ रहा था। ठीक है, गोविंदराज और खांडेराव इस युद्ध में मारे गए थे, ये इसके विश्वास पात्र। खांडेराव भी प्रथम युद्ध का सेनापति था। अब प्रॉपर कहीं भी नहीं दे रखा है कि द्वितीय युद्ध में सेनापति कौन था, परंतु यह किताब में थोड़ा हिंट मिलता है कि पृथ्वीराज का सेनापति स्कंद और उदयराज थे। ठीक है, तो ये नाम, 2 नाम आप जरूर दिमाग में रखना। और गोविंदराज और खांडेराव इस युद्ध में मारे गए। ठीक है, प्रताप सिंह और मंत्री सोमेश्वर ने पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात किया था। स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये लाइन नोट कर लेना कि पृथ्वीराज, याद रखना, केमास के बाद नियुक्त किया था। याद रखना, पृथ्वीराज ने केमास के प्रभाव को कम करने के लिए उसको लगा कि केमास मेरे से ज्यादा पावरफुल बन रहा है, तो केमास के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्री किसको नियुक्त किया था, पृथ्वीराज चौहान ने प्रताप सिंह को नियुक्त किया था। और प्रताप सिंह और एक उसका मंत्री था सोमेश्वर, दोनों ने क्या किया, अपनी विश्वासघात किया, मोहम्मद गौरी की सेना में जाके मिल गए थे। तो ये आपको चीजें याद रखनी है कि प्रताप सिंह और सोमेश्वर ने विश्वासघात किया, गोविंदराय और खांडेराव इस युद्ध में मारे गए, और स्कंद और उदयनाव इसके सेनापति माने गए। और हार का कारण कहते हैं कि उदयराज का राजधानी से लेट रवाना होना माना जाता। ठीक है, वो 2 दूत भेजे थे, आपको कहीं किताब में एक मिलेगा, परंतु दूसरा दूत आपको याद रखना। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने रात्रिकालीन जब सुबह सारे सैनिक शौच करने गए थे, बाथरूम गए थे, तो उस समय चौहान मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। सारी सेनाएं तितर बितर हो गई थी और सब सैनिक भागने लगे इधर उधर। उसके बाद में कहते हैं पृथ्वीराज की हार होती है। और बहुत सारे ग्रंथ कहते हैं कि युद्ध में ही मार दिया गया। बहुत सारे ग्रंथ कहते हैं उसनो गजनी ले जाया गया, जहां पर शबद बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी को मारा था। और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे कहते हैं कि उसको अजमेर ले जाके बाद में मार दिया। ठीक है, कुछ ग्रंथ ऐसे भी कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को वापस अजमेर सौंप दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, वो मुझे लगता है कि इतना उपयोगी नहीं है जितनी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो द्वितीय युद्ध की ये घटनाएं हैं, आपको याद रखनी है। 2 या 3 नाम आपको याद रखना। ठीक है, विश्वासघात किया, ये स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, गाइडों में आपको यह चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो, और भी है सहयोगी पृथ्वीराज चौहान के, और भी है सहयोगी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने नहीं दिया था, किसने नहीं दिया था, ये उपयोगी नहीं, मैंने प्रश्न ऐसे ही बनाया, परंतु सहयोग किसने किया ये स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट करना। एक तो जालोर के समर सिंह, दिल्ली के गोविंद राय, मेवाड़ के सामंत सिंह, और मारवाड़ के मालदेव। नहीं पूछ रहा है तो वो मालदेव, इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मालदेव तो बहुत बाद में है, बहुत बाद की बात है, 1540-44 की बात है, शेरशाह सूरी के मध्य संघर्ष की। ठीक है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाले व्यक्ति जालोर के समर सिंह, दिल्ली के गोविंद राय और मेवाड़ के सामंत सिंह थे। ये स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा प्रश्न। अब देखो, पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसकी मृत्यु के संबंध में कौन सा कथन सही? ठीक है, अबुल फजल ने पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी में होना बताया। ठीक है, सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में भागते हुए पकड़कर मार दिया, यह भी ठीक है, इसका अपना कथन है। हसन निजामी कहता है पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर लाया गया, यह भी ठीक है। पृथ्वीराज राशो, लेखक चंद्र बरदाई, ठीक है,
चंद्र बरदाई ये कथा का उल्लेख करता है कि सबुद बाण की कथा का उल्लेख करता है। पृथ्वीराज आसो कहता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, वहां पर वो शबद बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी को मारा था। तो ये घटना वहां मिलती है। हसन निजामी कहता है कि अजमेर लाया गया, और अबुल फजल कहते हैं कि गजनी ले जाया गया। सिराज कहता है कि युद्ध भूमि में ही मार कर पकड़कर इसको मार दिया था। ठीक है, तो इतना उपयोगी नहीं है। ये पृथ्वीराज राशो वाली घटनाएं कभी पूछ सकता है, सबद बेदी बाण वाली घटनाएं कभी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न। ये देखो, ये भी कई बार प्रश्न बनता है पृथ्वीराज के दरबारी कवियों के बारे में, यह हर बार प्रश्न बनता है। पृथ्वीराज चौहान के समय कौन सा दरबारी कवि नहीं था? कौन सा दरबारी कवि नहीं था, हर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो विद्यापति गौड़, जय भट्ट, विश्वरूप, बागेश्वर, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट और धर्मबोध। आपको याद होगा ये धर्मबोध किसके दरबार में था? मैंने आपको क्लास में बताया था किसके दरबार में था। ये आपको कमेंट जरूर करना है कि धर्मबोध किसके दरबार में राज कवि था। धर्मसूरी, धर्मघोष, धर्मबोध, ये मैंने नाम बताए थे आपको। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज के धर्मघोष, धर्मबोध नहीं था, बाकी ये सारे ही इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, ये भी आपको नाम जरूर दिमाग में रख लेना। राजकवि पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे, तो वो थे चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज के राजकवि कोई पूछ ले तो राजकवि कौन थे? चंद्र बरदाई राजकवि थे। ठीक है, एक और प्रश्न है शायद, ये नया प्रश्न है। बडलिया और आंवलदा शिलालेख किस चौहान शासक के समकालीन माने जाते हैं? ये नया प्रश्न है। जब गुर्जर प्रत्याहार पढ़ रहे ना, तो वहां पे 3 और 4 शिलालेख पूछ लिए थे एक बार परीक्षा में, इसलिए मुझे लगा कि ये लाइन भी ऐड करनी चाहिए। एक तो बडलिया, पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख याद रखना, मैंने प्रथम और अंतिम लिखे। ठीक है, प्रथम शिलालेख, और आंवलदा ये अंतिम शिलालेख। पृथ्वीराज तृतीय का ये अंतिम शिलालेख है आंवलदा, और प्रथम शिलालेख है बडलिया। ठीक है, तो ये 2 शिलालेखों का संबंध किस शासक से है? वो पृथ्वीराज तृतीय से माना जाता है। ठीक है, ये 2 नाम आप जरूर दिमाग रखना, बडलिया और आंवलिया 2 शिलालेख किस काल के माने जाते हैं, किस शासक से संबंधित माने? पृथ्वीराज तृतीय से माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने आपको करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बहुत सारी चीजें आपके लिए नई लग रही होगी, सर ये हमने तो कभी पढ़ी नहीं, इसलिए मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। और इस सीरीज की यही विशेषता है कि हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, अभ्यास बढ़िया सा हो जाएगा, और आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो, इसी उद्देश्य के साथ मैं क्लास लेता हूँ। क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी आज जोड़ सकते हो। आज चौहान राजवंश मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आगे का कौन सा टॉपिक रहेगा, या फिर मैं रणथंभौर के चौहान देखूंगा, या फिर हम जालोर के चौहान देखेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सूचनाएं दे दूंगा। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, और आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।